हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक वैष्णव आयरन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम कक्षा 10वीं का क्लास 10th का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक भौतिक विज्ञान फिजिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, विद्युत धारा। इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम अच्छे से, ध्यान से समझना। अगर आपको विद्युत धारा टॉपिक को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लियर तरीके से पढ़ना है पूरे बेसिक के साथ, तो आप आयरन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िएगा। देखना, यहां पर हम सभी क्लासेज आपको एकदम मुफ्त नोट्स के साथ अच्छे तरीके से आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उसी क्रम में बढ़ते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको विद्युत धारा टॉपिक को अच्छे से समझना है तो आपको एक शब्द के बारे में अच्छे से समझना होगा, और वो शब्द है आवेश। शब्द क्या है? वो आवेश, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया आवेश को? इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे चार्ज। आवेश को समझना है। अगर आपको आवेश को समझना है तो आपको आवेश के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। पहली जानकारी आपको होनी चाहिए कि जो आवेश है उसे हम क्यू से लिखते हैं। आवेश को किससे डिनोट करते हैं? आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से लिखते हैं। आपको आवेश के मात्रक के बारे में पता होना चाहिए कि भैया आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आवेश वास्तव में है क्या? सुनो, जैसे कि किसी ना किसी एक वस्तु है, कोई भी एक वस्तु है, आप उठा सकते हो किसी भी एक वस्तु को, और उस वस्तु का एक गुण होता है कि उसके पास द्रव्यमान हो। उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में एक गुण होता है, और वो जो गुण होता है उसमें एक गुण और होता है जिसे हम बोलते हैं आवेश। मतलब आवेश किसी भी वस्तु का एक गुण होता है। इसे हम बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन करते हैं। आपके सामने देखिए ना, इधर देखो। जैसे कि आपने तालाब देखा होगा भैया, सबने तालाब देखा होगा। हमने कहा कि ये कोई तालाब है और इस तालाब में पानी भरा हुआ है। अब आप सब जानते हैं कि जो तालाब में पानी भरा होगा, तालाब में पानी भरा होगा, वो पानी रुका हुआ होगा। तो ये पानी है रुका हुआ, स्थिर पानी है। कौन सा पानी है? स्थिर पानी है, स्थिर पानी है। लेकिन जैसे ही अगर मैं तालाब में कोई रास्ता दे दूं पानी के जाने के लिए, या तालाब में छेद कर दूं, तो यहां से जैसे ही मैं तालाब में छेद करूंगा तो मुझे बताओ ये पानी बहने लग जाएगा भैया। पानी क्या करने लग जाएगा? पानी फ्लो करने लग जाएगा, पानी बहने लग जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं कि भैया ये पानी की धार है। पानी की क्या है? धार। तो जब तालाब का पानी रुका हुआ था, स्थिर था, तब तो हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही हमने कहा कि भैया पानी बहने लग गया, तो उसे हमने क्या नाम दे दिया? धार। कि भैया पानी में धार है। अब इसे समझते हैं और अच्छे से, इधर देखने का। इस तालाब में जो पानी भरा हुआ है, रुका हुआ पानी भरा हुआ है, अगर इस पानी को मैं मान लूं कि भैया ये जो रुका हुआ पानी है ये इलेक्ट्रॉन है, इस रुके हुए पानी को मैं क्या मान लूं कि भैया ये रुका हुआ जो पानी है ये इलेक्ट्रॉन है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं, जब तक इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? जब तक इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को, रुके हुए इलेक्ट्रॉन्स को हम बोल देते हैं आवेश। क्या कहा हमने कि भैया अगर हमारे इलेक्ट्रॉन स्थिर हैं, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अगर हमारे इलेक्ट्रॉन स्थिर हैं तो उन स्थिर इलेक्ट्रॉन को हम बोल देते हैं आवेश। और जैसे ही यहां पर मैंने छेद किया, पानी बहने लगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बहने लगेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जैसे इलेक्ट्रॉन बहने लगेंगे भैया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन बहेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, मतलब आवेश बह रहा है, आवेश फ्लो कर रहा है। और इस फ्लो करने वाले आवेश को, इस बहने वाले आवेश को हम एक नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं धारा। यही सेम। और धारा को इंग्लिश में बोल देते हैं करंट। धारा को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? करंट। कि भैया क्या बहने लग गई? करंट बहने लग गई, धारा बहने लग गई। विद्युत धारा के बारे में तो सब जानते हो ना। ये बिजली है तो ये पंखा चल रहा है, ये बिजली है तो आप यहां देख पा रहे हो। ये सब कुछ, पंखा चलना, कूलर चलना, एसी चलना, लाइट आना, ये सब विद्युत धारा का कमाल है। विद्युत धारा का कमाल है, मतलब वहां पर आवेश बह रहा है, इस वजह से ये धारा चल रही है। तो हमने कहा कि अगर आवेश स्थिर है, या हमने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो क्या कहलाएंगे? आवेश कहलाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन्स बहने लग जाएंगे तो क्या कहलाएगा? धारा। तो हम कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो देखना भैया,
तो हमने कहा कि भैया विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, ये दूर नहीं, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है दर, दर है ना। तो हमने कहा कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या बोलते थे, विद्युत धारा। अब आपको ये शब्द दिख रहा होगा की दर, आपको कौन सा शब्द दिखाई दे रहा होगा, यहां ध्यान से देखना की दर। तो जब भी आपको कभी की दर शब्द दिखाई दे, जब भी आपको कभी जिंदगी में और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में आपको ये शब्द बार बार दिखेगा, बार बार दिखेगा, जैसे कि वेग में परिवर्तन की दर, जैसे कि दूरी में परिवर्तन की दर, जैसे कि संवेग में परिवर्तन की दर। तो जब बार बार आपको ये शब्द दिखाई देता है की दर की दर की दर, आज इस की दर शब्द को ही खत्म कर लेते हैं। हमने कहा कि भैया की दर शब्द का अर्थ होता है कि बटा लगा के आपको समय लिखना होता है। जहां भी आपको की दर शब्द दिखाई दे वहां आपको लगा देना है बटा लगा के समय। इसका अर्थ होता है कि हम किसी भी राशि को, किसी भी भौतिक राशि को टाइम की या समय की रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो जब भी आपको की दर शब्द दिखाई दे आपको क्या लगा देना है, बटा लगा के समय। अब हम यहां क्या बात करें कि भैया विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो मुझे बताओ आपको कौन सा शब्द दिखाई दिया, की दर, तो की दर लगा के आप क्या लिखोगे, बटा लगा के समय। की दर की जगह क्या लिखोगे, बटा लगा के समय। और क्या बहने की दर, विद्युत आवेश के प्रवाह, किसकी प्रवाह, आवेश के प्रवाह, तो आवेश बटा समय, क्या लिखोगे, आवेश बटा समय। और ये किसके बराबर होगा, धारा के, किसके बराबर होगा, विद्युत धारा के बराबर होगा। विद्युत धारा को हम डिनोट करते हैं आई से, आवेश को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और समय को हम डिनोट करते हैं टी से। तो आई बराबर क्यू बटे टी। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं, किसकी बात करूं भैया, मात्रक की बात करूं, तो जो धारा का मात्रक होता है, धारा का जो मात्रक होता है वो होता है आवेश का मात्रक है कूलाम और समय का मात्रक है सेकंड। तो जो विद्युत धारा का मात्रक होगा वो होगा कूलाम बटे सेकंड। क्या होगा, कूलाम बटे सेकंड। और जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम बोलते हैं एम्पियर। भैया ये सब आपकी कॉपी में लिख लो ना। मैं कह रहा हूं कि जब भी आप वीडियो देखो तो एक कॉपी और पेन लेके साथ में बैठे और जो भी यहां समझाया जाए वो अपनी कॉपी में लिखें, उसके नोट्स बनाएं, ताकि आप जब भी रिवीजन करो तो आपको आसानी हो। अब इधर देखना, हमने कहा कि भैया अगला विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हमने धारा बोल दिया, धारा बराबर आवेश बटा समय, क्यू बटा टी, कूलाम बटे सेकंड। इसका मात्रक हो गया कूलाम बटे सेकंड, जिसे हमने बोल दिया एम्पियर, जिसे हमने क्या बोल दिया, एम्पियर। और हम एम्पियर को लिखते हैं ऐसे, एम्पियर को किससे लिखते हैं, ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कह रहा है कि भैया प्रवाह की दिशा, प्रवाह की दिशा का मतलब धारा किस दिशा में बहती है। तो जो धारा बहती है भैया, धारा बहती है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। धारा किस दिशा में बहती है, धारा बहती है धनात्मक से, धनात्मक को पॉजिटिव, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर धारा बहती है। याद रखना भी आपको, कोई बात नहीं। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया एक एम्पियर, एक एम्पियर को परिभाषित कर दो। आपको बहुत बार ये क्वेश्चन मिलेगा, एक एम्पियर को परिभाषित कर दो, एक वोल्ट को परिभाषित कर दो, एक जूल को परिभाषित कर दो, एक न्यूटन को परिभाषित कर दो। तो जब जब भी आपको ऐसे शब्द दिखाई दे तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सूत्र। आपको क्या पता होना चाहिए, सूत्र। तो हम वही देखने जा रहे हैं। देखना इधर, आपसे क्या कहा गया कि भैया एक एम्पियर को परिभाषित कर दो, तो हम वो करने वाले एक एम्पियर। इसको परिभाषित करने वाले तो ध्यान से समझना, कोई मुश्किल बात नहीं है। कैसे, इधर देखो, आपको पता है कि I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q बटे टी। I बराबर क्या होता है, Q बटे टी, आवेश बटा समय। कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि I का जो विद्युत धारा का मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, लिखा हुआ है हमने पिछली स्लाइड में। और हमने कहा कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम, समय का मात्रक होता है सेकंड। अब हमें मान चाहिए किसका, एक एम्पियर का मान चाहिए। हमें किसका मान चाहिए भैया, हमें चाहिए एक एम्पियर का मान। तो हम एक एम्पियर यहां बनाना चाहते हैं, एक एम्पियर। तो मुझे बताओ एक एम्पियर कब बनेगा, जब आवेश, मतलब आवेश भी कितना हो जाएगा, एक कूलाम, जब समय भी कितना हो जाएगा, एक सेकंड। तो मैंने कहा कि अगर मैं एक में एक का भाग दूंगा तो कितना आएगा, एक। तो मुझे बताओ जब भी आपको एक एम्पियर की परिभाषा बनानी है, एक वोल्ट की परिभाषा बनानी है, एक न्यूटन की परिभाषा बनानी है, तो आप सूत्र में जो भी है सबको एक लिख दीजिएगा। हमने आवेश को एक लिख दिया, समय को एक लिख दिया, तो हम बोलेंगे कि भैया अगर किसी बिंदु से एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो,
अगर किसी बिंदु से, ध्यान से सुनो, अगर किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, क्योंकि आवेश प्रवाह होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होंगे, तभी तो धारा बनेगी। तो हमने कहा किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसमें उत्पन्न धारा 1 एम्पियर होगी। तो उससे उत्पन्न धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर। बहुत बढ़िया भैया। तो इधर हमने देखा क्या कि भैया यदि किसी तार के किसी एक बिंदु से 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, एक कूलाम आवेश का प्रवाह 1 सेकंड में होता है, तो प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर। ठीक है, अब हमने लिखा कि धारा 1 एम्पियर है, धारा 2 एम्पियर है, धारा 10 एम्पियर है, 50 एम्पियर है, 100 एम्पियर है, कुछ भी है। तो भैया धारा को कोई मापने वाला होना चाहिए, धारा को कोई मेजर करने वाला होना चाहिए। तो भैया यहां पर हम देखते हैं कि भैया धारा को मापने का एक यंत्र होता है और उस यंत्र का नाम है एमीटर, जिसे हम बोलते हैं अमीटर। क्या बोलते हैं? अमीटर। कोई दिक्कत नहीं भैया। तो धारा को मापने का एक यंत्र होता है जिसे हम बोलते हैं अमीटर, और इसे श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं। अब ये श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है, ये सब के बारे में बात करेंगे बाद में, इस चैप्टर के थोड़े आगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखना न्यूमेरिकल क्या होता है, सुनना ध्यान से। आप सब जानते हो कि जो गणित में सवाल होते हैं, अगर वही सवाल फिजिक्स में आ जाए, वही सवाल केमिस्ट्री में आ जाए, तो उन्हें हम बोलते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, डन। तो हमने कहा हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि भैया किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से, कोई विद्युत बल्ब है, उसके तंतु में से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा। भैया न्यूमेरिकल अगर आपको सीखना है, न्यूमेरिकल आपको सीखना है, क्योंकि जिस कक्षा में आप हो, जिस क्लास में आप हो, तो मुझे पता है कि आपको न्यूमेरिकल करने में डर लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको क्या नहीं करना? डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना। अगर आप आयरन क्लासेस से जुड़े तो डर किस बात का भैया? तो ध्यान से देखना, हमने कहा कि भैया किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करो। अब आपको सबसे पहले जो जो समझ में आए वो लिख लो। क्या क्या समझ में आया भैया हमें? कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर की धारा, कितनी धारा? 0. तो हमें क्या दे रखा है? धारा दे रखी है। हमें क्या दे रखी है? धारा दे रखी है। धारा कितनी दे रखी है? 0.5 एम्पीयर की दे रखी है। डन कर सकते हैं। उसके बाद हमें कहा कि भैया ये धारा कितने मिनट तक बह रही है, तो इसने कहा कि भैया ये धारा तो 10 मिनट तक बह रही है। तो हमें क्या दे रखा है? 10 मिनट मतलब समय दे रखा है। 10 मिनट मतलब समय दे रखा है, और समय कितना दे रखा है? 10 मिनट। अब सुनना, आप बोलोगे तो हम एक क्लास और बना लेंगे जिसमें हम मात्रक के बारे में बताएंगे। तो बहुत सारे मात्रक पद्धतियां होती है, जैसे कि एमकेएस मात्रक पद्धति, सीजीएस मात्रक पद्धति, है ना, एफपीएस मात्रक पद्धति, एसआई मात्रक पद्धति। इन मात्रक पद्धतियों में हम अलग अलग मात्रक यूज करते हैं। अगर आप कहो, आप कमेंट्स करना और कमेंट्स में बताना कि आपको अलग से इस वीडियो चाहिए, तो हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो उसमें एक मात्रक पद्धति होती है एसआई मात्रक पद्धति। तो हम जितने भी न्यूमेरिकल करते हैं, उन न्यूमेरिकल्स में जो मात्रक यूज करते हैं उस मात्रक को हम बोलते हैं एसआई मात्रक पद्धति। मतलब जो हम न्यूमेरिकल यूज करने वाले हैं वो एसआई मात्रक पद्धति के करने वाले हैं। और जो मिनट होता है वो एसआई पद्धति का मात्रक नहीं होता। एसआई पद्धति में जो मात्रक चलता है समय का, उसे हम बोलते हैं सेकंड। तो हमें इस मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि एसआई मात्रक पद्धति में एम्पियर है, तो इसे भी एसआई में बदलना पड़ेगा। तो एसआई में कैसे बदलें? इसे सेकंड में बदल देंगे। हम सब जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 10 गुणा 60 मतलब 600 सेकंड। ठीक है, आ गया। तो धारा का मान आ गया, समय का मान आ गया। हमें निकालना क्या है? हमें विद्युत आवेश निकालना है, हमें Q का मान निकालना है। निकाल लेंगे कैसे? हम जानते हैं कि अभी तो हमने पढ़ा आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा होती है, मतलब I बराबर Q/T। I का मान उसने दे रखा है 0.5, I का मान उसने दे रखा है 0.5, Q का मान हमें निकालना है, T का मान उसने दे रखा है 600। कोई बात नहीं भैया, नॉर्मल सी बात है। उसने कहा कि भैया Q का मान निकालो, तो Q के बटे में 600 है, मतलब यहाँ 600 भाग में। जैसे ही 600 बराबर के इधर आएगा तो भाग से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाता है। भाग से क्या हो जाता है? गुणा। तो मुझे बताओ, ये Q का मान हम निकालेंगे तो 600 को भाग से किस में बदलना है? गुणा में बदलना है। तो 0.5 गुणा 100,
600 हो गया। अब हमने कहा कि हमें Q का मान निकालना है, Q का मान निकालना है, तो इस 0.5 को कैसे बदलेंगे, पहले से लिखेंगे 5, 10 मोलो हटा दी, 10 मोलो के बाद जितने अंक होते हैं उतनी जीरो हम नीचे लगा देते हैं, इनटू में क्या है 600, एक जीरो से एक जीरो, 6 पंजे कितने होते हैं 30, और 30 के पीछे जीरो लगाएंगे तो कितने हो गए 300, तो मतलब मुझे बताओ आवेश कितना आया 300, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। भैया अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे हो, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है मात्रक पर, तो मात्रक जरूर लगाना। तो आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, हमने पहले ही स्लाइड में हमें देखा था कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो आंसर कितना है 300 कूलाम। बहुत ईजी है, अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं। अब ये कह रहा है भैया एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। एक क्वेश्चन करके रखा है हमसे कि भैया एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सुनना, हमने कहा था कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो उसी को हम बोलते हैं आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉन ही आवेश है। समझ पा रहे हैं ना, हमने कहा अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो उसे हमने क्या नाम दे दिया, आवेश नाम दे दिया, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वही आवेश होता है। तो ये कह रहा है कि अगर एक कूलाम आवेश हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, इधर ध्यान से देखने का, इधर देखो। क्या हमने कहा, आप सब जानते हो प्रत्येक पदार्थ एक परमाणु से मिलकर बना है, एक परमाणु से मिलकर बना है। उस परमाणु के केंद्र भाग में क्या होता है, नाभिक होता है, और उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बात तो कक्षा 9th में आप सब पढ़ के आए होंगे आराम से, कि एक परमाणु, परमाणु के केंद्र भाग में नाभिक और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन है, पक्की बात है। आगे हम बढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं। आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। अब आपको क्या पता लगाना है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, हमने कहा ना कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होगा, ऋण आवेश होगा मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, तो उसका मान होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आपको यह याद रखना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब हम ये कह रहे हैं, सुनना, कोशिश करना समझने की। आपको इतने अच्छे से समझाऊंगा ना, इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आप चाहकर भी नहीं भूल सकते भैया। क्या, जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई पदार्थ है, ये क्या है, कोई पदार्थ है ना। अब मैंने कहा इस पदार्थ में कितने कुल आवेश हैं हमें निकालना है, इस पदार्थ में कितने कुल आवेश हैं या इस पदार्थ का कुल आवेश कितना है वो हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, सुनो, अगर इस पदार्थ को हम 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, कितना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कितना आवेश आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। अगर इस पदार्थ को मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो इस पर आवेश कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। अगर इस पदार्थ को मैं 3 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो इस पर कितना आवेश आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। अगर इस पदार्थ को मैं 100 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो इस पर कितना आवेश आ जाएगा, 100 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। अगर इस पदार्थ को मैं n इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, कितने इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, n मतलब 100, 200, 1000, 50, कुछ भी दे दो, तो मुझे तो इस पर कितना आवेश आ जाएगा, n इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। समझ में आया। तो हमें किसी भी पदार्थ पर अगर कुल आवेश निकालना है तो किसके बराबर होता है, n इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। अब ये कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है। यहां n क्या है, यहां n है इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहां n है किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहां n क्या है, यहां n है इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। अब वही संख्या में निकालनी है मुझे, तो आवेश का मान कितना दे रखा है, 1 कूलाम। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है हमें निकालनी है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। कोई बात नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए, मतलब n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। अब हम n का मान कैसे निकालेंगे, मुझे एक बात बताओ, यहां जो इलेक्ट्रॉन, ये वाली संख्या, ये माइनस में है, मतलब इसको हम प्लस भी ले सकते हैं संख्या निकालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हम ऋणात्मक मानते हैं इसलिए माइनस लगाते हैं, इसे हमने प्लस मिल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ये इधर गुणा में, इधर जाते काहे का होगा, तो भाग में होगा, तो ये 1 के भाग में चला जाएगा। कितना हो गया, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अब इसे हल करते, कोई दिक्कत नहीं, हल करना बहुत आसान है भैया। मुझे एक बात बताना, सुनो,
ये 1.6 से यहां से 10 दशमलव हटेगा तो एक जीरो ऊपर आ जाएगा, तो एक जीरो ऊपर आ गया 10 और नीचे बचेगा 16 इंटू ये 10 के पावर -19 नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 19। याद रखना जब माइनस वाला नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला नीचे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। याद रखते हैं, ठीक है। इसको 2 से हमने काटा 5 बार, इसे 2 से हमने काटा 8 बार, 2 से 5 2 10 8 2 16 n बराबर, तो 5 में 8 का भाग दिया तो मुझे बताओ नहीं जा रहा तो एक जीरो इधर से ले लेंगे, तो ये 50/8 और यहाँ एक जीरो हमने इधर से ली तो यहाँ 10 की घात कितनी बचेगी 18। अब तो भाग जा रहा है तो मुझे बताओ 8 छंग कितने होते हैं 48, 2 में भाग नहीं जा रहा, मुझे बताओ 8 छंग 48, 2 बचे, 2 में भाग नहीं जा रहा, फिर जीरो उतारेंगे तो उसके लिए दशमलव लगाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ 8 2 16, 8 2 के क्या हो गया 16, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ 2 बार गया इंटू 10 की घात 18। तो मुझे एक बात बताओ कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6.2 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। 18 भैया बहुत बड़ी संख्या, एक के पीछे 18 जीरो, 10 लाख 15 लाख 20 लाख कितने करोगे, करोड़ अरब उससे भी आगे कहीं। तो एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि विद्युत परिपथ क्या होता है, सुनना ध्यान से भैया। विद्युत परिपथ को आसान तरीके से समझते हैं। जैसे कि आप सब जानते हो कि आपके घरों में जो बिजली आ रही है, आपके घरों में जो धारा आ रही है, आपके घरों में जो करंट आ रही है, वो किसी बाहर, आपके घरों के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, उससे कोई वायर जुड़े होंगे, उस वायर के माध्यम से आपके घरों में बिजली आ रही है। अब आपके जो वायर है वो सब जगह जुड़े हुए हैं। आपके वायर किसी बोर्ड से जुड़े हैं, क्या बोला मैंने, आपके वायर किसी बोर्ड से जुड़ रहे हैं। ये कोई बोर्ड है, यहां पर बटन लगे हुए हैं ऐसे, इस बटन से आपका पीछे से वायर जा रहा होगा जो आपके बल्ब से जुड़ा होगा, वो आपके पंखे से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा, वो आपके पंखे से जुड़ा होगा। वही तार आपके किससे जुड़ा होगा, वो आपके कूलर से जुड़ा होगा। वही तार आपके एसी से जुड़ा होगा और वही तार वापस आके बोर्ड से जुड़ रहा होगा। सही बात है, ये इस प्रकार जुड़ा रहता है। तो मुझे बताओ अगर इनमें से मैं कहीं से भी तार को काट दूं, कहीं से भी तार को काट दो तो मुझे बताओ धारा बह पाएगी क्या, नहीं, बिल्कुल भी धारा नहीं बहेगी। क्यों नहीं बहेगी, क्योंकि अगर मैंने तार को काटा तो धारा आगे नहीं जा पाएगी। तो मुझे बताओ हम इस परिपथ को खुला नहीं कर सकते। खुले परिपथ का अर्थ है तार कटा हुआ है, खुले परिपथ का अर्थ है तार कटा हुआ है। तो ये खुला परिपथ नहीं है तो क्या है, बंद परिपथ है। तो यही हम कह रहे हैं कि भैया किसी विद्युत धारा के सतत, अथवा सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, मतलब लगातार, लगातार कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को, कौन से पथ को, बंद, खुला नहीं होना चाहिए। खुला का अर्थ हो गया तार का टूटना, तो तार टूटेगा तो धारा नहीं बहेगी। तो कौन सा पथ होना चाहिए, बंद पथ को हम क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ। अब विद्युत परिपथ में हम क्या जोड़ते हैं, बल्ब जोड़ दिया, कुंजी जोड़ दी, कुंजी मतलब बटन, बल्ब जोड़ दिया, पंखा जोड़ दिया, सब कुछ जोड़ दिया। तो वही किसी विद्युत परिपथ में एक सेल जोड़ते हैं, एक प्लग कुंजी जोड़ते हैं, बल्ब जोड़ दिया, कूलर जोड़ दिया, आदि अवयव तारों को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, विद्युत परिपथ, जो कि आपके सामने बन रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आगे समझते हैं, इधर देखना। अब हम बात कर रहे हैं विद्युत परिपथ के अवयव। किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत परिपथ के अवयव। जैसे कि अगर हमें पंखा बनाना है तो हम पूरा पंखा थोड़ी ना बनाएंगे, क्योंकि हमें तो बोर्ड पर बनाना है, हमें तो एग्जाम में बनाना है, हमें तो अपनी कॉपी में बनाना है। तो हम समझने के लिए इनके प्रतीक यूज करते हैं। पंखे के सेल कैसे बनाएंगे, कुंजी कैसे बनाएंगे, बैटरी कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ प्रतीक यूज करते हैं। उस प्रतीक के बारे में समझते हैं। इधर देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत सेल। तो सबने सेल को देखा होगा। तो सेल कैसा होता है, इस प्रकार की एक आकृति होती है, यहां पर इस प्रकार से बना होता है। इसमें ये वाला भाग होता है प्लस और इस वाले भाग को होता है माइनस। तो हम ये डायरेक्ट नहीं बना सकते। तो हम सेल को कैसे बनाते हैं, हम एक वायर खींचते हैं, यहां से एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा, मतलब बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। बड़ी वाली जो लाइन होती है वो प्लस को दिखाएगी और छोटी वाली लाइन माइनस को दिखाएगी। हम लाइन को डंडा बोलेंगे, समझने में आसानी होगी। बड़ा डंडा, छोटा डंडा, बहुत बढ़िया बात। उसके बाद बात कर रहा है ये बैटरी बना दो भैया। क्या बना दो, बैटरी बना दो। तो बैटरी भी बना देंगे। सुनना, तो अगर आप इस सेल के साथ एक और सेल जोड़ते हो, इस सेल के साथ क्या करते हो, इसके नीचे एक और सेल जोड़ते हो। बहुत सी बार आपने रिमोट में जोड़ा होगा, घड़ी में जोड़ा होगा, बहुत बार जोड़ेंगे 2-3 सेल एक साथ। तो एक सेल के नीचे एक और सेल जोड़ दिया तो बन गई बैटरी। 3 सेल जोड़ दोगे तब भी बैटरी, 4 सेल जोड़ दोगे तब भी बैटरी। तो मुझे बताओ हमें बैटरी बनानी है, मतलब हम सेल को जोड़ रहे हैं, बड़ा डंडा,
छोटा डंडा, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ा डंडा छोटी डंडा, तो ये बन गया सेल। इसमें बड़ी वाली लाइन होगी प्लस, छोटी वाली लाइन होगी माइनस। डन। थोड़ा और आगे बढ़े भैया। एक है प्लग, कुंजी अथवा स्विच। तो सुनना, एक स्विच होता है ऑन वाला, एक स्विच होता है ऑफ वाला। अब खुले स्विच का अर्थ होता है, खुली हुई कुंजी का अर्थ होता है ऑफ, और बंद स्विच का अर्थ होता है ऑन। भैया बंद का मतलब उल्टा नहीं समझना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बंद स्विच का अर्थ होता है ऑन स्विच। हमने इसको बंद शब्द क्यों लिया, देखना ध्यान से। ऑफ स्विच को हम ऐसे बनाते हैं, हमने ये आकृति बनाई, ये स्विच की हो गई। या इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हमने ये खींचा और हमने ऐसे बना दिया, ये हो गया अपना स्विच। अगर हमें ऑन स्विच बनाना है तो हमें ये जो कुंजी है इसके अंदर डॉट लगाना है। डॉट लगाने से अपना स्विच बंद हो गया। बंद मतलब ऑन हो गया, ऑन हो गया, ऑन हो गया। या इसे हम बना सकते हैं, इसे हम कैसे बना सकते हैं कि भैया हमने यहां से और ये जो है इस वायर को इस तार से जोड़ दिया। देखा, यहां पे तार खुला हुआ है और यहां पे तार बंद है, इसलिए इसको हमने बोल दिया खुला और इसे बोल दिया बंद। तो ये ऐसे बनाएंगे। अगला है अपने पास तार संधि। क्या है, तार संधि। तार संधि का अर्थ क्या होता है, सुनना। जैसे कि बहुत सी बार होता है कि हम क्या करते हैं, एक तार से दूसरा तार जोड़ते हैं। हमने कहा एक तार है, इससे हम किसी दूसरे तार को जोड़ना चाहते हैं, तो हम उसको काट लेते हैं और इसे दूसरा तार जोड़ देते हैं, तो उसे बोलते हैं तार संधि। तो वो कैसे बनाएंगे, उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक वायर लिया, दूसरा वायर लिया और हम इसे यहां से ऐसा कुछ कर देंगे, ये हो गया तार संधि। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा तार क्रॉसिंग। तार संधि मतलब तार को मिलाना। अब तार क्रॉसिंग मतलब एक तार दूसरे तार को क्रॉस कर रहा है, मिल नहीं रहा, एक के ऊपर से दूसरा जा रहा है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, भैया एक तार है, ये दूसरा तार इसको क्रॉस कर रहा है, मतलब ये आपस में मिल नहीं रहे, संधि नहीं बना रहे, ये तो एक के ऊपर से दूसरा जा रहा है, बस इसे हमने बोल दिया तार क्रॉसिंग। ये बोला विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब को हम ऐसे बनाएंगे। भैया आप नोट्स बनाते रहना, साथ के साथ कॉपी पेन लेके नोट्स बनाइए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, डिटेल से प्रतिरोध के बारे में। तो ये प्रतिरोध का साइन है, ये बोल रहा है कि भैया धारा नियंत्रक बना दो। तो ये जो प्रतिरोध की आपने आकृति बनाई ना इसी वाली, इसी में आप ऐसे तीर का निशान लगा दोगे तो ये धारा नियंत्रक बन जाएगा। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अमीटर, हमने अभी तो बात की थी अमीटर या एमीटर की, कि भैया जो धारा को मापने का यंत्र होता है उसे हम बोलते हैं अमीटर। तो उस अमीटर को कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हमने गोला लगाया, यहाँ हमने अमीटर लिखा और ये हमने ऐसे कर दिया, ये प्लस का ये माइनस का। उसके बाद है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को भी हम कुछ इस प्रकार ही बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अवयव याद रखना, एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है कि हम वोल्ट मीटर को, प्रतिरोध को किस अवयव से या किस प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भैया। उसके बाद है हमारा सामने एक टॉपिक जिसे हम बोलते हैं विद्युत विभवांतर। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझते हैं और इसे अच्छे से समझेंगे। विद्युत विभवांतर, इधर देखना, इधर देखो, विद्युत विभवांतर को अच्छे से समझना, एक एक लाइन को समझना, आपको पूरा समझ में आएगा भैया। विद्युत विभवांतर क्या, सुनना। हमने कहा अगर हमारा या हमारे इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन कैसे रुके हुए हैं, तो हमारे अगर इलेक्ट्रॉन रुके होंगे तो उन्हें बोलेंगे आवेश। अगर वही इलेक्ट्रॉन बहने लग गए, फ्लो करने लग गए, तो उन्हें हम बोल देंगे धारा। तो इलेक्ट्रॉन बहना या आवेश का बहना विद्युत धारा कहलाती है। अब भैया वो इलेक्ट्रॉन बहेंगे कैसे, जैसे कि सुनो, मैंने क्या कहा, ये कोई टंकी है, काय की टंकी है, पानी की टंकी भैया, काय की टंकी है, पानी की टंकी है, और यहां पर एक और पानी की टंकी है। यहां से मैं एक नलची को जोड़ता हूं। तो मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं कि जो पानी आएगा वो कहां से कहां आएगा, तो आप बोलोगे सर पानी तो ऊपर से नीचे की तरफ बहेगा। ये पानी ऊपर से नीचे की तरफ क्यों बहा, क्योंकि यहां पर ये टंकी है जो ये कुछ अलग लेवल पर रखी है, और ये टंकी जो अलग ऊंचाई मतलब लेवल पर रखी है, मतलब इनके बीच में लेवल का अंतर है, ऊंचाइयों का अंतर है, और इस अंतर की वजह से ये पानी ऊपर से नीचे बह रहा है। क्या कहा मैंने, इन दोनों टंकियों में ऊंचाइयों का अंतर है, ऊंचाइयों का अंतर होने की वजह से पानी बह रहा है ऊपर से नीचे, लेवल का अंतर। अगर इन दोनों टंकियों को मैं ऐसे पास पास रख दूं, दोनों में सेम पानी भर दूं, यहाँ भी सेम पानी भर दिया मैंने, यहाँ भी, तो मुझे तो पानी कहाँ से कहाँ बहेगा,
क्यों? यहां पानी इसलिए नहीं बह रहा क्योंकि यहां ऊंचाइयों का अंतर नहीं है। तो जहां भी अंतर होता है वहां बहने का गुण आता है। तो यहां पानी बह रहा है लेवल के अंतर की वजह से। उसी प्रकार विद्युत विभवांतर क्या है? विद्युत विभवांतर का अर्थ होता है विभव अंतर, मतलब विभव का अंतर। इस विभव के अंतर की वजह से धारा बहती है। किसकी वजह से? विभव के अंतर की वजह से। आपने क्या कहा? आपने कहा, सोचा कि सर ऐसा करते हैं, कोई तार है उसमें इलेक्ट्रॉन है, हम क्या करते, इसको ऐसा कर देते, क्या पता ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आ जाए। नहीं आने वाले इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर से नीचे नहीं आने वाले, धारा नहीं बहने वाली। तो हम धारा को कैसे बहाएं? तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा विभवांतर। अगर आपसे कोई पूछे कि विभवांतर का एक अच्छा सा उदाहरण बता दो, तो विभवांतर होता है सेल। विभवांतर क्या होता है? विभवांतर होता है सेल। विभवांतर क्या होता है? विभवांतर होता है सेल या बैटरी। विभवांतर क्या होता है? सेल या बैटरी। आप सब जानते हो कि अगर मैं दो वायर से अगर बैटरी नहीं जोड़ूंगा, दो वायर से अगर बैटरी नहीं जोड़ूंगा तो धारा नहीं बहेगी। तो अगर आपको धारा बहानी है तो आपको बैटरी जोड़नी पड़ेगी। बैटरी क्या पैदा करती है उसके अंदर? विभवांतर। अब सुनते हैं, हम बच्चों जैसा समझते हैं, बच्चों जैसा, एकदम बच्चों के लेवल पर जाकर समझते हैं कि कैसे काम करता है आपकी बैटरी, आपका सेल कैसे काम करता है। समझना चाहोगे? इसको मिटाते हैं पहले। हमने एक बात बोली, हमने क्या बात बोली कि भैया जो धारा बह रही है वो विद्युत के या विभव के अंतर की वजह से बह रही है। अब वो अंतर कैसे पैदा होता है सुनना। हमने क्या किया, हमें एक सेल बनाना है। हमें क्या बनाना है? एक सेल। तो एक सेल आपको पता है ऐसा होता है, ठीक है। इस सेल से हमने कोई दो वायर जोड़ दिया, ऐसे वायर है ना। इस वायर से हमने बल्ब लगा दिया, ऐसा बल्ब है ना, और बल्ब लगाने के बाद इससे जोड़ दिया। कोई दिक्कत भाई भैया, अगर आपने ये समझ लिया तो मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। ये वायर है, हमने थोड़ा मोटा बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम इस सेल का निर्माण इस प्रकार करते हैं। हम इस सेल का निर्माण किस प्रकार करते हैं कि हमने क्या किया, जितना भी सेल के अंदर, मुझे बताओ, ये सेल परमाणुओं से मिलकर बना है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, इसमें प्रोटॉन भी है, इसमें ऋणावेश भी है, इसमें धनावेश भी है। तो हम क्या कर रहे हैं? पूरी ताकत लगा के, इधर उधर से सारी एनर्जी लगा के, पूरी ताकत लगा के, पूरी ऊर्जा लगा के जितने भी धनावेश है वो एक तरफ एकत्रित कर देते हैं। क्या किया हमने? पूरी ताकत लगाकर जितने भी धनावेश है वो एक तरफ इकट्ठे कर दिए। पूरी ताकत लगा के जितने भी ऋणावेश है वो एक तरफ इकट्ठे कर दिए। क्या कर रहे हैं हम? पूरी ताकत लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बल लगा रहे हैं। उसकी वजह से हमने पूरा बल लगाकर धनावेश एक तरफ कर दिया और पूरा बल लगाकर ऋणावेश एक तरफ कर दिया। हमने क्या किया? जब धनावेश को एक तरफ किया तो इस धनावेश वाले पार्ट को हमने बोल दिया विभव, और यहां ऋणावेश एक तरफ किया तो इस ऋणावेश वाले पार्ट को हमने बोल दिया विभव, बोल दिया। और मुझे बताओ, धनावेश मतलब प्लस वाला है, मतलब यहां विभव ज्यादा है। ऋणावेश माइनस वाला है, मतलब विभव कम है। तो हमने क्या कर दिया? ज्यादा विभव कम विभव, मतलब विभव का अंतर। और इस विभव के अंतर की वजह से ही करंट फ्लो होती है। वो कैसे होती है सुनना। इस वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सब जानते हैं। इस वायर में क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। ये करंट कैसे फ्लो हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स कैसे बह रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहेंगे नहीं, वहां तक करंट फ्लो नहीं होगी। हमें इलेक्ट्रॉन को बहाना है, कैसे बहेंगे? अब मुझे एक बात बताओ, ये वाले यहां वाले जो माइनस हैं वो, मुझे बताओ एक बात याद रखना, समान समान एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान एक दूसरे को आकर्षित। मतलब इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस एक दूसरे को भगाएंगे, दूर भगाएंगे, दूर भगाना मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। और जो माइनस और प्लस वाले होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, मतलब आकर्षित करेंगे। तो मुझे बताओ, ये माइनस वाला इसको धक्का देगा और ये प्लस वाला इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो मुझे बताओ, यहां से इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? यहां पर। यहां से फिर क्या हो जाएगा? खालिस्तान हो जाएगा। उस खालिस्तान को भरने के लिए फिर इलेक्ट्रॉन आएगा, उस इलेक्ट्रॉन को ये प्लस खींच लेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन को धक्का आएगा। तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन प्लस खींच रहा है और यहां से इलेक्ट्रॉन को धक्का लग रहा है। तो मुझे बताओ, इस प्रकार से क्या होने लग जाएगा? इलेक्ट्रॉन बहने लग जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन के बहने के गुण को ही, इस इलेक्ट्रॉन के बहने के गुण से ही धारा निकलेगी। तो मुझे बताओ, विभवांतर, हमने विभव का अंतर किया, ज्यादा विभव और कम विभव।
इसकी वजह से हमने विभव का अंतर किया, वहां विभवांतर हुआ और उस विभवांतर की वजह से कौन बहने लग गए, इलेक्ट्रॉन बहने लग गए। क्यों? क्योंकि ऋणावेश ऋणावेश को धक्का देता है, धनावेश ऋणावेश को खींचता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन धनावेश ने खींचा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, इसके पास चला गया, यहां खाली स्थान हो गया, ये धक्का देगा वापस बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार ये घूमने लग जाएंगे। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो दोबारा इसे ऑन कर लेना या इसे रिमाइंडर कर लेना, इसे पीछे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे देखते हैं। तो हमने एक विद्युत विभवांतर पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? विद्युत विभवांतर। आप समझते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जा रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। इधर देखो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। यहां पर एक बिंदु था ए, यहां पर एक बिंदु था बी, तो हम इस इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ही तो ले जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को, आवेश को एक बिंदु से दूसरे, इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश, बोलना मत, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ही तो ले जा रहे हैं हम, है ना। तो मुझे बताओ, अगर इस बिंदु से यहां तक लेके जाएंगे तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और ये किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर है। तो हमने क्या बोला भैया, हमने यही कहा कि, हमने कहा कि किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वह कार्य है। मतलब क्या है, कार्य है, कार्य याद रखना। मुझे बताओ, हम विद्युत विभवांतर के, विद्युत आवेशों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेके जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। तो उसी की बात कर रहे हैं कि विद्युत विभवांतर एक कार्य है जो एकांक आवेश को, किस आवेश को, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। समझते हैं? अगर आपको इस प्रकार समझ में नहीं है तो ऐसे समझना। विद्युत विभवांतर क्या है, एकांक आवेश को, कितने आवेश को, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एकांक आवेश को एक बिंदु से, एक बिंदु से, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य। कौन सा कार्य? ले जाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। अगर आपको पहले वाली परिभाषा पढ़ने में या समझने में दिक्कत आ रही है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, उसमें हमें कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य किसमें क्या होगा? विद्युत विभवांतर होगा। तो विभवांतर को हम लिखते हैं V से। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं। किसको ले जाने में कर रहे हैं? आवेश को ले जाने में कर रहे हैं। तो हम एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। तो मुझे बताओ विभवांतर बराबर क्या, बराबर विभवांतर बराबर, विभवांतर बराबर क्या होगा कि भैया हम कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कार्य। किसमें कर रहे हैं? आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर हम ले जा रहे हैं। तो विभवांतर बराबर हो गया कार्य बटा आवेश। विभवांतर बराबर क्या हो गया? कार्य बटा आवेश। मतलब V बराबर हो गया W/Q। विभवांतर को V से, कार्य को W से, आवेश को Q से लिखते हैं। अब इसके मात्रक की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? मात्रक की। तो इसका जो मात्रक होगा, इसका क्या होगा? मात्रक। तो इसका मात्रक होगा, कार्य का मात्रक होता है जूल, Q का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम, या इसे हम बोलते हैं वोल्ट। इसे क्या बोलते हैं? वोल्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यही बात है भैया। तो परिभाषा पढ़ लेना भैया कि ये भैया ये परिभाषा है। एक एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अब ये कह रहा है भैया 1 वोल्ट को परिभाषित कर दो। किसको परिभाषित कर दो? 1 वोल्ट की। कहा था मैंने 1 एम्पियर 1 वोल्ट, तो उसको कैसे परिभाषित करेंगे? मैंने कहा था कि आपको सूत्र में जो भी दिया है उसे 1-1 कर दीजिए। क्या कर दे? 1-1। तो मुझे बताओ वोल्टेज V बराबर W/Q। तो मुझे बताओ विभवांतर का मात्रक क्या? वोल्ट। V से लिखते हैं, छोटे V से। कार्य का मात्रक क्या? जूल। आवेश का मात्रक क्या? कूलाम। तो मुझे था 1 वोल्ट चाहिए तो कार्य भी 1 जूल, आवेश भी 1 कूलाम। मतलब
एक कूलाम आवेश को किसी विद्युत परिपथ में, सुनना परिभाषा, एक कूलाम आवेश को किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो वहां उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट। सिंपल सी परिभाषा है, ध्यान से सुनना। एक कूलाम आवेश को किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। कि भैया यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट। ऐसे विभवांतर को मापने का एक यंत्र होता है वोल्ट मीटर। तो आपने क्या क्या समझा कि अगर इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं तो आवेश कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो धारा कहलाएंगे, और धारा को जो उत्पन्न करेगा वो विभवांतर कहलाएगा। और विभवांतर का एक उदाहरण भैया याद कर लेना, सेल। विभवांतर का एक उदाहरण क्या? सेल। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं और आज की क्लास को समाप्त करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है भैया? ये कह रहा है कि भैया 12 वोल्ट विभवांतर के क्या दे रखा है अपने को? विभवांतर V का मान दे रखा है। कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। हमने कहा कि भैया जो जो हमें दे रखा है वो लिख लीजिए। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को, कितने कूलाम आवेश को? 2 कूलाम आवेश को। तो आवेश का मान दे रखा है 2 कूलाम। आवेश को ले जाने में कितना कार्य हमसे पूछ रहा है। तो हमें बताओ V बराबर, हमें पता है क्या होता है? W/Q। V बराबर W/Q होगा। तो मुझे बताओ V का मान क्या होगा? 12। कार्य हमें निकालना है, आवेश का मान है 2, तो मुझे तो हमें W का मान निकालना है। तो देखना ये 2 इधर भाग में, इधर रहते का होगा गुणा में, तो मुझे तो 12 × 2 कितने हो जाएंगे? 24। तो कितना कार्य होगा? 24 जूल। कार्य कितना होगा? 24 जूल। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूं को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने एक एक छोटी से छोटी बात को बड़ी बारीकी से बच्चों की तरीके से समझा। हम पूरे ही इस चैप्टर को इसी तरीके से नेक्स्ट क्लासेज में समझने वाले हैं। तो आप आयरन क्लासेज से जुड़िएगा। धन्यवाद।